डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में मैं पूजा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो पेपर है वह है पेपर 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक 2 के यूनिट 1, जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, बंधारणीय मानकों। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के हमारे लेक्चर का उद्देश्य होगा फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की शक्तियों को समझाना। जब मैंने आपको मुख्य विशेषताएं बताई थी हमारे संविधान की, तो हमने आपको ये बताया था कि हमारा जो फेडरेशन है या फेडरलिज्म है वह उसमें शक्तियों का विभाजन है, जिसमें 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। वह मैं आपको आगे समझाऊंगी, परंतु अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के हमारे लेक्चर का उद्देश्य है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स का डिवीज़न, उनको आपको समझाना कि उनके पावर्स क्या होते हैं। उसके बाद मंत्री परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनकी जिम्मेदारियों की पहचान करवाना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या होती हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि फेडरेशन या फेडरलिज्म हमारे भारत का जो संविधान है उसकी एक मुख्य विशेषता है, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, वह है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इस आधार पर हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि चूँकि यहाँ पर भारत में सभी राज्य एकत्रित होकर के एक फेडरेशन बनाने की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया गया था जिससे हमारे देश संगठित हो सके। उस संगठित होने के लिए यह आवश्यक था कि केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए जाए। तो भारतीय संविधान ने विधायी विषयों को 3 सूचियों में या 3 लिस्ट में उसे बांटा है। 3 लिस्ट, जैसे मैंने आपको हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो 3 लिस्ट होते हैं वह सबसे पहला होता है यूनियन लिस्ट, जिसे हम संघ सूची के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे, पहला है संघ सूची, जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं। इसमें कुल अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो कुल 100 विषय हैं। उन 100 विषयों में सबसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो जैसे रक्षा या डिफेंस, जैसे डिफेंस का जो मैटर है यह पूर्णतः केंद्र सरकार के हाथ में होता है। जैसे किस देश के साथ हमें क्या लॉजिस्टिक खरीदनी है, क्या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लेना है, यह टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा विदेश नीति का पूर्ण संचालन हमारी केंद्र सरकार के द्वारा होता है। कि जैसे हमने देखा कि 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले हमारे पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए, जिनमें जिसे हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ, अर्थात केंद्र सरकार पूर्णतः यह निर्धारित करती है कि किन देशों के साथ हमें किस प्रकार के रिलेशंस रखने हैं। ये विदेश नीति का जो विषय है यह पूर्णतया केंद्र सरकार के हाथों में निर्धारित होता है। इसके अलावा मुद्रा, संचार, बैंकिंग, फाइनेंस, आप ये देख सकते हैं कि जो मेन, जैसे जीएसटी 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी लाया गया। जीएसटी में 3, जो हम आगे फर्दर फाइनेंस कमीशन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम आपको इसमें बताएंगे फ्रेंड्स कि किस प्रकार से डिवीज़न होता है जीएसटी में भी, लाइक द सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड एंड अदर्स। तो यह भी केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उसके अलावा संचार अर्थात कम्युनिकेशन वहाँ होता है, जैसे अभी हम टेक्नोलॉजीज़ देख रहे हैं, लाइक 5G टेक्नोलॉजी और फ्यूचर में 6G और इसके आगे भी हम देख रहे हैं। तो यह किस प्रकार हमारे भारत में संचार होगा, यह पूर्णतया केंद्र सरकार निर्धारित करती है। इसके अलावा आप बैंकिंग अगर देखें तो बैंकिंग में जैसे हमने बहुत ऐसे
उदाहरण देखे हैं हाल ही में, जैसे यूपीआई पेमेंट हो गए या भीम, या इन प्रकार के एप्लीकेशंस का उपयोग, या फिर डिजिटल बैंकिंग, यह जो है, ये इस प्रकार के जो विषय हैं ये पूरी तरह संघ सूची में आते हैं, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर नीतियां बनाती हैं। इसके अलावा दूसरी जो लिस्ट हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाई है वह है राज्य सूची, जिसे स्टेट लिस्ट बोला जाता है। स्टेट लिस्ट में वर्तमान में 61 सब्जेक्ट हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जाता है स्टेट लिस्ट का, वह है पुलिस। पुलिस जो होती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, उनका जो मेन काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना होता है, व्यवस्थित रूप में बनाए रखना होता है। चूँकि आप इसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे किसी भी जगह पे कोई घटना होती है तो उस जगह पे सबसे पहले राज्य की पुलिस पहुंचती है। वह राज्य जो है वह पुलिस और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो मुख्य काम है, यह राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ जो है वह भी राज्य सूची का ही एक विषय है। इसके अलावा कृषि, ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी होती है कृषि के लिए या फिर अन्य किसी कारणों से, तो यह पूरी तरह राज्य के लॉ के अंतर्गत आता है। तो कृषि भी है, वह एक स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसके अलावा स्थानीय शासन, जिसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, वह भी राज्य सूची के अंदर आता है। और इन सभी विषयों पर राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं। इसके अलावा एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है फ्रेंड्स? समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, वह लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें एक साथ उस पर कानून बना सकती हैं। तो ये इस विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि शिक्षा एक, चूँकि इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक ही राज्य में, जैसे मान लीजिए गुजरात हैं और वर्तमान में अहमदाबाद अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल्स आप देखते हैं जो सीबीएसई अफिलिएटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो स्टेट से अफिलिएटेड, स्टेट बोर्ड से अफिलिएटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो दो प्रकार की बोर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक सीबीएसई बोर्ड और दूसरा गुजरात बोर्ड, जिसमें तो ये जो दो बोर्ड, परंतु स्थान एक ही है। वो जो स्थान एक ही है, उस एक ही स्थान में हम देखते हैं दो प्रकार के बोर्ड हैं। ये इस वजह से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, क्योंकि इसमें संघ भी कानून बना सकती है और साथ ही साथ राज्य भी कानून बना सकती है। उसके अलावा वन, हम फॉरेस्ट देखते हैं, फॉरेस्ट अर्थात वन जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी फैला होता है, मतलब इनकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं वन के लिए। तो वन एक ऐसा विषय है जो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। इसके अलावा विवाह को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे कोई किसी महिला ने, जो गुजरात की नागरिक है, वह महाराष्ट्र के व्यक्ति से अगर वो विवाह करती हैं तो उन्हें फिर वहाँ की डोमिसाइल लेनी होगी। तो इसलिए विवाह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समवर्ती सूची का पार्ट है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। वर्तमान में कुल 52 विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन पर कोई ऐसे विषय, जैसे जिस पर टकराव होता है कभी भी, या फिर कुछ इश्यूज होते हैं, तो उन विषयों पर सबसे ज़्यादा अधिकार केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। अर्थात जब किसी भी टकराव की स्थिति में केंद्र का ही कानून प्रभावी होता है। उसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि इन 3 सूचियों या 3 लिस्ट में जितने विषय हैं, ये तो इनॉमिनेटेड ही हैं, परंतु इनके अलावा भी कई ऐसे विषय हैं जो किसी भी लिस्ट के पार्ट नहीं है। तो उन विषयों पर किसका अधिकार होगा, कौन सी राज्य या कौन सी गवर्नमेंट होगी जो नियम या कानून बनाएगी, तो उसके लिए शेष शक्तियां, या फिर जिसे इंग्लिश में रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, वह केंद्र के पास होती है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास अधिक पावर होती हैं। तो इन द सेम वे जो रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं, उनकी शक्तियाँ, उन रेसिड्यूरी पावर्स
पर जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का प्रावधान जो है वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होता है। और इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, आपातकाल। आपातकाल अर्थात इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में राज्य की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अगर 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 हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला है, हम देखते हैं आर्टिकल 352 में हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, जो अभी तक की हिस्ट्री में भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार 1975 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लागू किया था। 1975 से लेके 1977 तक 2 साल के लिए ये कानून, ये इमरजेंसी का उपयोग किया गया था भारत में। उसके अलावा दूसरी होती है आर्टिकल 356, जिसमें हम देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी जिसे कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी क्या होती है? जब किसी भी राज्य की जो संवैधानिक तंत्र है, जिसे हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं, वह अगर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो उस सिचुएशन में राज्यपाल प्रेसिडेंट को यह लेटर भेजता है कि आप कृपया हमारे राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए, जो आर्टिकल 356 का पार्ट है। इसका उदाहरण मैं देती हूँ कि मणिपुर में हाल ही में फरवरी 19 या फरवरी 13 को प्रेसिडेंट रूल की घोषणा की गई है। इसके अलावा एक और इमरजेंसी की बात हमारे संविधान में उल्लेखित है, वह है आर्टिकल 360 में, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? यह जैसे अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए, जैसे मान लीजिए अभी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वॉर हो रहे हैं, जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, तो वहाँ पर जब क्राइसिस होती है, इन्फ्लेशन होती है, तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। धन्य है हम कि भारत में आज तक इस प्रकार के इमरजेंसी का कभी उपयोग नहीं किया गया है। तो ये है केंद्र सरकार की शक्तियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होती है। मंत्रिपरिषद हमारे भारत के कानून निर्माताओं ने मंत्रिपरिषद को की अहम भूमिका बताई है। वो उसका कारण यह है कि मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के हाथ में रियल पावर्स है। जब मैं आपको संविधान की विशेषताएं बता रही थी तो मैंने आपको यह बताया था कि 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वह होते हैं जैसे जिन्हें हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव वह होते हैं जिन्हें हम प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बहुत अहम भूमिका प्रदान की है। और आर्टिकल 74 यह कहता है कि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व जो है वह प्रधानमंत्री करते हैं और यह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद जो होता है उनके बारे में हम बताते हैं कि किस प्रकार उनकी संरचना होती है। मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री जिसे स्टेट मिनिस्टर्स कहते हैं, तीसरे होते हैं उप मंत्री जिसे डेप्यूटी मिनिस्टर्स कहते हैं। तो किसी भी एक विभाग के 3 अलग अलग मंत्री हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा, तो वो उन्हें ही मुख्य रूप से वही नीति निर्माण करते हैं। और उनके अलावा राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। अब आपको एक और बात बताती हूँ, आर्टिकल 74 में ये बोला गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड आफ्टर दैट आर्टिकल 75 column 1 says that that council of minister headed by prime minister will assist the president in its functioning and provide the advice. So इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो होता है, जैसे चूंकि हमने आपको विशेषताओं में भी बताया था कि मंत्रिपरिषद जो होता है वह सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि
हमारे भारत में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है, दैट इज कार्यपालिका, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मीन्स जो मंत्री परिषद है ये किस लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यह भी बताया था पिछली क्लास में कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वह किसी भी मंत्री से उठकर क्वेश्चन कर सकते हैं और मंत्री परिषद को उन आंसर करना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य हों। ठीक है। और अगर बहुमत नहीं है, अगर बहुमत या फिर उन्होंने विश्वास खो दिया है, तो वैसे सिचुएशन में त्याग पत्र देना आवश्यक हो जाता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि मंत्री परिषद में इस प्रकार के मंत्री होते हैं, परंतु उन मंत्रियों को चुनता कौन है? तो सबसे पहले आर्टिकल 74, जैसे कि हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, उसमें पहले प्रेसिडेंट जो है वह हमारे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ही अपने मंत्री परिषद को चुनते हैं। मंत्री परिषद को चुनना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और मंत्री जो होते हैं ना, वो किसी भी सदन से लिए जा सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह जब पहली बार 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय वह किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के सदस्य नहीं थे, परंतु वह उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, चाहे वो स्टेट में हो या सेंट्रल में हो। 6 महीने तक वो मंत्री बन सकते हैं। तत्पश्चात उन्हें 6 महीने के भीतर उन्हें किसी भी जगह से इलेक्शन लड़ने होंगे और जीत करके वापस आना होगा अपनी कुर्सी को संभालने के लिए। इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जिन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किए हैं इलेक्शन, वह भी 6 महीने के लिए मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 3 बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपर हाउस से आए हैं। अपर हाउस यानी राज्यसभा से हमारे लोकसभा में के हेड और प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी, उसके अलावा HD देवेगौड़ा, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ये 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा से इलेक्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसके अलावा अगर और भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह, अब जैसे मैंने आपको बताया, वही मंत्री परिषद को चुनते हैं और तत्पश्चात अपने और मंत्रियों का पोर्टफोलियो सौंपते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमने जैसे आपको बताया कि हमारे भारत में 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक है रियल और दूसरा है नॉमिनल। यद्यपि कार्यपालिका की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। ये कैसे होती है? इसका अर्थ यह है कि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसमें प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर ना हो। तो इसलिए लेकिन जो रियल पावर्स होते हैं वह मंत्री परिषद हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की शक्तियों को देखा और उसके अलावा मंत्री परिषद की भी भूमिका हमने देखी। तो अब हम इस लेक्चर को, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में और फिर हम यह देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं और फिर हम उन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।